सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू थिंक टैंक यूपीएससी। इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ मेडिवल इंडिया पढ़ रहे हैं। पहले पार्ट में हमने दिल्ली सल्तनत के सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड और जो मिसलेनियस है वो सब पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम मुगल इंडिया के इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे इन डिटेल। ओके, ठीक है। चलिए, तो टारगेट 2025 सीरीज जो है प्लेलिस्ट ऑलरेडी लाइव है। हम सारे इंपॉर्टेंट एरियाज कवर कर रहे हैं छोटे छोटे लेक्चर्स से, क्रिस्प लेक्चर्स से, जिससे कि आपका रिवीजन फटाफट होता रहे। फिर से याद दिला रहा हूँ, ये सीरीज आपको पढ़ाने के लिए नहीं, आपको रिवाइज कराने के लिए। रिवर्स ऑफ इंडिया लाइव है, इसका पार्ट 1 लाइव है। उसके अलावा करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट है, वहां पे गवर्नमेंट स्कीम्स, प्लेसेस इन न्यूज और जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो लाइव है। ठीक है, ओके। चलो, तो फिर बिना किसी टाइम वेस्ट करे फटाफट इसको करते हैं। पॉलिटी भी रिवाइज करनी है तो भी रिवाइज पॉलिटी थ्रू एमसीक्यूज से रिवाइज कर सकते हो, और इकोनॉमी भी। सब कुछ प्रिपेयर्ड है, बस सब्सक्राइब कर दो और फटाफट रिवीजन करते जाओ एमसीक्यूज के थ्रू। सब कुछ एमसीक्यूज के थ्रू करा रखा है। अब देखो, ये पहले शुरू करते हैं हम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन से। अब देखो कि बहुत सी चीजें हैं जो मिलती हैं, है ना, दिल्ली सल्तनत के साथ। क्या क्या भाई देखते हैं, चलो। सबसे पहले आपका वजीर, वहां पे भी वजीर क्या होते हैं भाई? वजीर आपके हेड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट होते हैं। कई जगह ऐसा देखा गया है, स्पेशली दिल्ली सल्तनत में हमने देखा था, और मुगल इंडिया में भी कई एम्परर्स के अंदर जो वजीर होता था वही प्राइम मिनिस्टर या फिर जो भी चीफ मिनिस्टर कहना चाहते हो कह लो, वही अपॉइंट कर दिए जाते थे। बिकॉज रेवेन्यू डिपार्टमेंट को जो हेड करता था अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होती थी। ठीक है, अक्सर मुगल इंडिया में और दिल्ली सल्तनत में तो वजीर पीएम होता ही था। ओके, याद रखिएगा ये भी। ठीक, फिर आ गया दीवान आपका। ये आपका इनकम मैनेज, दीवान आपके दोनों लेवल पे होता था, सेंट्रल भी और प्रोविंशियल भी। प्रोविंशियल भी देखेंगे। सेंट्रल लेवल पे इसका हमेशा नहीं रोल होता था, या इसको हमेशा अपॉइंट नहीं करते थे। हालांकि जब जब किसी बादशाह, मुगल सुल्तान मत बोलना गलती से, मुगल बादशाह थे, टाइटल उनका बादशाह था। सल्तनत खत्म हो जाती है लोधी पीरियड में, तब तक के जो किंग्स थे वो सुल्तान थे। ये है मुगल्स, ये बादशाह थे, दे वर नॉट सुल्तान। तो किसी किसी मुगल बादशाह के टाइम पे दीवान का ऑफिस देखा भी है, किसी किसी टाइम पे नहीं देखा गया। जब देखा गया बहरहाल, तो उसका क्या काम हुआ करता था? मैनेज इनकम एक्सपेंडिचर खालसा एंड जागीर। ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। खालसा पिछले वीडियो में बताया था, सेम मतलब है यहां पर भी। जागीर क्या होते हैं अभी बताऊंगा। मीर बख्शी, मीर बख्शी कौन था भाई? वो ऑफिशियल था जो कि मिलिट्री हेड करता था। ठीक है, और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट भी इसी के पास हुआ करता था। ओके, ठीक है। फिर आ गया आपका मीर सामान, इंपीरियल हाउस होल्ड, मतलब जो रॉयल हाउस होल्ड था। ठीक है, बताओ जरा, दिल्ली सल्तनत में जो हेड करता था आपको इंपीरियल हाउस होल्ड के काम सारे मैनेज करता था, उसको क्या बोलते थे बता रखा है। ठीक है, तो ये क्या है भाई? मीर सामान आपका इंचार्ज ऑफ इंपीरियल हाउस होल्ड एंड कारखानाज। रॉयल कारखानाज भी होते थे, मतलब स्टेट स्पॉन्सर्ड, बादशाह के द्वारा स्पॉन्सर्ड सेटअप करे कारखाना, जहां पे काम होता था, चाहे वो लोहे का काम हो या फिर और भी कोई रिलेटेड काम हो, वेपन्स बनना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, उन कारखाने को और हाउस होल्ड को जो देखता था वो मीर सामान हुआ करता था। ओके, फिर आता है दीवान बायूतात। ये क्या करता था भाई? ये रोड्स और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जो होती थी उनको ये मैनेज करता था। ठीक है, फिर आता है मीर मंशी, हैंडल्ड रॉयल करस्पॉन्डेंस, जिसका डिपार्टमेंट और ऑफिशियल दिल्ली सल्तनत में, डिपार्टमेंट मैं बताता हूँ, ऑफिशियल आप बताना। डिपार्टमेंट क्या था भाई दिल्ली सल्तनत में? दीवान इंशा। कंपेयर करके पढ़ा करो, बहुत बार बताया है। ठीक है, वहां का कौन ऑफिशियल था वो आप बताओ। यहाँ पे रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब क्या है? जो भी बादशाह, मुगल बादशाह या फिर मुगल स्टेट जो आपका एम्परर है, उसकी बातचीत हो रही है किसी और स्टेट से या फिर गवर्नर से, जो भी ऑफिशियल बातचीत है, ठीक है, वो रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस कहलाती है। उसको कौन? मीर मंशी हेड करता था। फिर आपका सदर और सुदूर, सेम इन दिल्ली सल्तनत। रिलीजियस एंडोमेंट जो होते थे, रिलीजियस अफेयर्स जो होते थे, वो सदर और सुदूर देखता था। यहाँ पे चैरिटेबल एफर्ट्स भी इसी के अंडर होते थे। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समझ पा रहे हो? ये पीडीएफ से मिल जाएगी आपको भाई। कहां मिलेगी? थिंक टैंक यूपीएससी के टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। हमने अपना नंबर भी मेंशन कर दिया डिस्क्रिप्शन में। आप हमको डायरेक्ट व्हाट्सएप पे, कॉल मत करना भाई, है ना, डायरेक्ट व्हाट्सएप पे हमको आप रीच कर सकते हो। कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो रिलेटेड टू प्रिपरेशन, नॉट एनीथिंग एल्स, तो आप हमसे बात डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप ओनली। ठीक है, फिर क्या आता है भाई? काजी उल कुजुत। ये सेम आपको ऑफिस हो गया किसका? दिल्ली सल्तनत का, हेड ऑफ जुडिशियल डिपार्टमेंट। ठीक है, मोहतसिब कौन होते थे? सेंसर ऑफ पब्लिक मोरल्स, मतलब कुछ तरीके के पब्लिक मोरल्स, एथिक्स मेंटेन करने पड़ते थे पब्लिक में अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर्स ऑफ मुगल बादशाह। वो फॉलो हो रहे नहीं हो रहे, उसको इंश्योर करने के लिए मोहतसिब को अपॉइंट करा जाता था। ठीक है, फिर आपका मुशरिफ है मुमालिक। ये कौन था भाई? अकाउंटेंट था, और इसके साथ ही जुड़ा हुआ काम करता था कौन? मुस्तफी मुमालिक। ये ऑडिटर था, मतलब ये अकाउंटेंट हो गया, ये ऑडिटर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स थे, स्पेशली इन द टाइम ऑफ अकबर। ठीक है, याद रखना। फिर दरोगा है डाक चौकी,
नाम से याद हो जाएगा, दरोगा। दरोगा क्या होते थे, आज के जमाने में देख लो पुलिस स्टेशन के जो हेड होते हैं एसएचओ, वो दरोगा होते हैं। उसके बाद दरोगा है डाक चौकी, ऐसे दरोगा जो डाक चौकी पे बैठे, मतलब ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द इंपीरियल पोस्टल सिस्टम, ठीक है, जो भी पोस्ट सिस्टम था उसके जो इंचार्ज होते थे उन्हें दरोगा है डाक चौकी बोलते थे। फिर मीर एर्स, मीर एर्स क्या करते थे भाई, पेटिशंस जो भी आती थी मुगल बादशाह तक या फिर रॉयल कोर्ट तक, उसको कौन अप्रूव डिसअप्रूव करता था भाई, मीर अर्ज वाज द ऑफिशियल, ठीक है। फिर वकिया नाविस, जितने भी न्यूज रिपोर्टर्स होते थे वो वकिया नाविस कहलाते थे। आई एम सेइंग दैट अगेन, ये हेड नहीं था, ठीक है। हेड कौन थे आपकी न्यूज इंटेलिजेंस एजेंसी के, बताओ जरा, अभी बताया था, ठीक है, बताओ। उसके अलावा ये क्या है, ये न्यूज रिपोर्टर्स है, नॉट हेड, ओनली रिपोर्टर्स, ठीक है। ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन खत्म हुआ। अब जरा प्रोविंसेस तरफ जाते हैं। एक सवाल पहले, प्रोविंसेस को क्या बोलते थे, 2021 में यूपीएससी ने पीवाईक्यू भी पूछा है, आपको क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए दिया था, सूबा, सरकार, परगना और विलेज, यही होता था ना, ग्राम, ठीक है, ठीक। तो भाई देख लो पहले, क्या प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब सूबा, इसको हम लोग मुगल में क्या बोलते थे, सूबा बोलते थे, ठीक है, सूबा बोलते थे, ठीक। क्या होगा भाई, जो उसको हेड करता था वो सूबादार, तो आपको पता है, पर एक और टर्म याद रखिए, सिपा सलारिया, गवर्नर होता था जो सूबा को हेड करता था, दो नहीं बोलते थे। फिर आता है दीवान, मैंने बताया सेंटर में दीवान होता था नहीं होता था, लेकिन प्रोविंसेस में, सूबाज में डेफिनेटली दीवान की पोजीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिस था। ये क्या करता था भाई, रेवेन्यू हेड था एट द प्रोविंशियल लेवल, ठीक है, समझ गए आप। बख्शी, जैसे वहां मीर बख्शी था ना, मिलिट्री अफेयर्स को हेड करता था, यहां केवल बख्शी जो कि प्रोविंसेस के मिलिट्री ऑफिसर, प्रोविंसेस के मिलिट्री अफेयर्स को हेड करता था और मिलिट्री ऑफिसर्स होता था, ठीक है, एक सेकेंड, ओके, सॉरी, हाँ, तो मिलिट्री ऑफिसर होता था, ओके, समझ गए आप। सद्र, जैसे वहां सद्र सुदूर होता था, यहाँ पे सद्र है, ठीक है, क्या है सद्र, जुडिशियल ऑफिसर है प्रोविंसेस का। क्लियर, इजी चल रहा है सब कुछ, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। इसको मेरे साथ पढ़ो एक बार, एक दो बार और रिवाइज करना, पीडीएफ के थ्रू सब छप जाएगा दिमाग में, एग्जाम में आएगा, ऑप्शन देखते ही क्रैक कर जाओगे, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सूबा सरकार, डिस्ट्रिक्ट्स वर नोन एज सरकार, ठीक है, याद रखना है इसको भी। सरकार को कौन भाई, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था, आज अगर हम लेमैन लैंग्वेज में कहें, जो डीएम काम करता है वो कौन, फौजदार करता था, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके पास होती थी। फिर अमल या फिर अमल गुजार, वो इन सरकार के रेवेन्यू कलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था, मतलब लॉ एंड ऑर्डर किसके पास गया, फौजदार के पास, लेकिन रेवेन्यू कलेक्शन किसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अमल के पास या फिर अमल गुजार के पास। कोतवाल रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉ एंड ऑर्डर, ओके, ठीक है। ये स्पेसिफिकली लॉ एंड ऑर्डर के लिए, मतलब क्या रहे, एक तरीके से जैसे पुलिस वाले आज के टाइम पे होते हैं, कोतवाल से नाम समझ गए ना आप, ठीक है। आपका होगा सर अभी आपने लॉ एंड ऑर्डर इसकी बात की, लॉ एंड ऑर्डर इसकी बात करो, बेटा ये इन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बताया ना मैंने, आज का डीएम जैसे की है ना, ठीक, वही फर्क है डीएम में और पुलिस वाले में, वही दोनों में फर्क है, ठीक है, समझ गए आप। चलिए अब क्या आ गया भाई, अब आएगा परगना लेवल, अब आएगा परगना लेवल, ठीक है। शिकदार, परगना में जो शिकदार होते थे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते थे, ठीक है, और आमीन या कानूनगोज जो होते थे वो आपके रेवेन्यू ऑफिशियल्स हुआ करते थे, ठीक है, क्लियर, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, इजी बात। फिर आता है विलेज लेवल, विलेज लेवल मुकद्दम विलेज हेड हुआ करते थे, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एक बार पूछा भी है यूपीएससी ने, एक स्टेटमेंट में दिया था, डायरेक्ट नहीं पूछा था, एक स्टेटमेंट में था मुकद्दम्स के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद पटवारी, पटवारी विलेज लेवल पे अकाउंटेंट्स हुआ करते थे, ठीक है। ये तो बात हो गई एडमिनिस्ट्रेशन की। अब देखते हैं कुछ मिसलेनियस टर्म्स जहां से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है, क्या है भाई, चलो फटाफट देखते हैं। डिपार्टमेंट्स, ठीक है, डिपार्टमेंट्स, दीवान वजारत, ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू होता था, ठीक है। दीवान अर्ज, सेम लाइक दिल्ली सल्तनत, मिलिट्री डिपार्टमेंट। दीवान रिसालत मोहतसिब, ये क्या, फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, ठीक है, ओके। दीवान इंशा, सेम लाइक दिल्ली सल्तनत, डिपार्टमेंट ऑफ रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है, गवर्नमेंट पेपर्स, ठीक, ओके। आपका कहाँ गया, हम कहाँ थे, हाँ, दीवान काजा, काजा या कूजा, मेनली इसको काजा बोलते थे, कूजा भी कहीं देखने को मिलेगा आपको, क्या बोलोगे, जस्टिस डिपार्टमेंट, ठीक है, ओके। दीवान बारिद, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। दीवान सामान, रॉयल हाउस होल्ड को मैनेज करने वाला डिपार्टमेंट, ओके, क्लियर है। कुछ ऐसा रॉकेट साइंस है ही नहीं, सारा गेम कंपाइलेशन का है जो मैं करके ले आया हूं। अब आ जाओ मिसलेनियस पे, छोटे छोटे टर्म्स जानने के लिए जरूरी है आपके।
मनसब, मनसब क्या है? मनसबदारी सिस्टम आप सब जानते हैं क्या होता था। एक स्टेट ऑफिशियल होता था या फिर कोई भी ऑफिशियल जिसको सुल्तान नहीं माफ करेगा, बादशाह, मुगल बादशाह क्या बोलेगा कि भाई हम आपको मनसबदार अपॉइंट करते हैं, मतलब आपको मनसबदारी एक एरिया की दे दी गई है, एक लैंड। जागीरदारी सिस्टम और मनसबदारी सिस्टम बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है। आई होप ये आप लोगों को पता होगा और आप लोग पूरा उसको समझते भी होंगे। ठीक है, मैं लाऊंगा एक वीडियो उसके लिए, जागीरदारी सिस्टम क्या है, मनसबदारी सिस्टम क्या है, बहुत क्लोजली एसोसिएटेड, क्लोजली निटेड सिस्टम है। अभी वक्त नहीं है बताने का इस वीडियो में, ना सही समय, वरना बता देता आपको मैं। ठीक है, हालांकि होता क्या था, जब कोई भी मनसबदार को कोई भी जागीर दी जाती थी एडमिनिस्टर करने के लिए, वहां के रेवेन्यू कलेक्शन और लॉ एंड ऑर्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी थी। ठीक है, तो मनसबदार कहलाता था। तो अगर जो भी मनसबदार होगा उसे एक मनसब रैंक दी जाती थी। ठीक है, कि भाई इसकी मनसब की रैंक है 1000, इसकी 2000। ठीक है, अब उस पे कैसे डिपेंड होता था, उसकी सैलरी, उसकी कितने वो आर्मी मेंटेन करेगा, वो उस पे डिपेंड करती थी कि उसकी मनसब रैंक क्या है। ठीक है, अब ये कैसे होता था, ये होता था दो चीजों से। मनसब के दो सब पार्ट्स थे, क्या थे भाई, जात और सवार। ठीक है, व्हाट इज जात, मतलब अगर कोई मनसब जो है, ठीक है, वो आपके मान लो मैं कह रहा हूं कि 500 रैंक का है। ठीक है, कोई मनसब के पास जात क्या है, 500 रैंक है, और सवार क्या है, 1000 रैंक भी है, मान लो। ठीक है, 1000 है। ठीक ठीक, तो कहने का मतलब क्या होगा कि इस वाली रैंक से तो उसकी सैलरी डिसाइड हो जाएगी। मतलब जितने भी सवार हैं, जितने भी मनसबदार हैं, जो 500 की जात के साथ हैं, सबकी सैलरी क्या होगी, एक समान। स्ट्रीमलाइन कर दी सैलरी, इजी हो गया एडमिनिस्ट्रेशन करना। ठीक है, फिर उसके बाद इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्या होती थी कि जब भी मुगल बादशाह को या मुगल एम्पायर को इनसे आर्मी की जरूरत पड़ेगी तो इनको आर्मी प्रोवाइड करेंगे, प्रोटेक्शन देंगे, उसके लिए इनको कुछ कुछ कैवेलरी मैन मेंटेन करने पड़ते थे। ठीक है, तो सवार रैंक के लिए क्या होता था भाई, ये इंडिकेट करता था कि यू आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन दिस मच नंबर ऑफ कैवेलरी मैन, दिस मच नंबर ऑफ ट्रूप्स। ठीक है, 1000 सवार का मतलब क्या हो गया, को 1000 कैवेलरी मैन मेंटेन करने पड़ेंगे। समझ रहे हो आप। और ये क्या होता था, कहोगे सर तो नॉर्मली बोल सकते थे, नहीं बेटा, रिकॉर्डिंग के लिए आसान हो गया ना। एक स्टेट ने मान लो अपनी लिस्ट बना ली होगी, 500 जात वाले सारे का नाम लिख दिया एक साथ, फिर 1000 सवार वाले का सबका एक साथ नाम लिख दिया। अब इससे आसानी क्या होगी, इससे आप स्टेट का खर्चा भी निकाल सकते हो कि भाई 500 जात वालों को इतनी इतनी सैलरी देनी है, स्टेट एक्सपेंडिचर भी निकल आया मनसबदारी पे। और फिर आज सवार के आप क्या कर सकते हो, सवार से अपनी टोटल आर्मी स्ट्रेंथ का एग्जांपल अंदाजा लगा सकते हो, एग्जांपल नहीं आइडिया लगा सकते हो। समझ रहे हो आप, कितना इंटरेस्टिंग सिस्टम था। अकबर ने इसको स्ट्रीमलाइन किया था, समझाऊंगा। ठीक है, इट वॉज क्लोजली निटेड विद जागीरदारी सिस्टम। ठीक है, ओके, समझ गए। मनसब क्या था, जात क्या था, सवार क्या था। अब आ जाओ चेहरा। चेहरा का सिस्टम था, ये भाई मिलिट्री को स्ट्रीमलाइन करने के लिए था। डिस्क्रिप्शन लिखते थे, मतलब कल को अगर मुझे हायर करा गया, हजारों लाखों लोग होते थे, तो अगर मुझे हायर करा गया, मेरे नाम पे कोई और सर्विस ना कर ले, मेरे नाम पे कोई धोखाधड़ी से घुस ना जाए, इसलिए मेरा डिस्क्रिप्शन लिखा जाता था। इसको सल्तनत में किसने स्टार्ट करा था, अलाउद्दीन खिलजी ने, याद है ना। ठीक है, यहां पे भी चलता था ये डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ अ सोल्जर फॉर वेरिफिकेशन। दाग, हॉर्सेस को ब्रांडिंग करते थे। ठीक है, मतलब जो भी हॉर्सेस इन, मतलब मेरा कोई हॉर्स है जो स्टेट सर्विस में लगा हुआ है, मैंने उसको लेकर गया है, तो मैं लगाते टाइम तो मैंने दिखा दिया अपना बेहतरीन सा हॉर्स, फिर स्टेट से उसके लिए खाना भी मिलता था ना, मैंने बेहतरीन हॉर्स दिखा दिया, बहुत हट्टा कट्टा है वो। लेकिन जब मैं इनकॉर्पोरेट हो गया आर्मी में अपने हॉर्स के साथ, तो फिर मैंने डेली बेसिस पे या फिर फाइट में या लड़ाई में अपना वो जो अच्छा वाला घोड़ा उसको घर छोड़ दिया और नकली लेके पहुंच गया। तो इससे बचने के लिए, क्वालिटी मेंटेन करने के लिए हॉर्स पे दाग, एक तरीके से ठप्पा, एक ब्रांडिंग छोड़ दी जाती थी, जिससे कि क्या होता था बेटा, वो इंश्योर करा जाता था कि ये वही हॉर्स है जिसको अपॉइंट करा गया था। ठीक है, समझ गए आप। ठीक, चलो अगली बात देखो, माफ करना एक सेकेंड। जब्ती, जब्ती सिस्टम क्या था, देखिए आपको पता होगा राजा टोडरमल जो थे, उनके साथ मिलकर अकबर ने एन दहशाला सिस्टम या फिर केवल दहशाला सिस्टम डिवाइस करा था। जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था अकबर का, वो इतना बेहतरीन था कि वो पूरे मुगल एरा में चलता रहा। ठीक है, उसके बाद भी कई जगह चलता रहा। ठीक, उससे पहले जब्ती सिस्टम चलता था, जिसमें शेर शाह सूरी का मेजर वर्क था। अकबर का जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है वो बेसिकली शेर शाह सूरी के ही जो ब्लूप्रिंट तैयार करा था लैंड रेवेन्यू सिस्टम का, उसी पर ही 80-90% बेस था, ब्लूप्रिंट बना दिया था। ठीक है, तो जब्ती सिस्टम क्या था, सिस्टम ऑफ रेवेन्यू असेसमेंट एंड कलेक्शन बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ लैंड। ठीक है, आप इस बात को याद रखो, समझो इस बात को। जो दहशाला सिस्टम था, हम पढ़ेंगे क्या था, पर अब डिटेल में तो नहीं पढ़ेंगे, यहाँ क्या था अलग से पढ़ेंगे। दहशाला सिस्टम जो था वो कोई
ऐसा सिस्टम नहीं था जो आज के समय आप देखते हो कि हर जगह यूनिफॉर्मली अप्लाई कर दिया था टैक्स सिस्टम, पूरा देश जीएसटी दे रहा है, ऐसा नहीं था। ठीक है, दहशाला सिस्टम जो था राजा टोडरमल का, जो अकबर ने अप्लाई करा था अपने उसमें, वो हर जगह पूरे मुगल एम्पायर में अप्लाई नहीं हुआ था। कोर एरियाज में, आगरा, अवध, दिल्ली, ऐसे जो कोर एरियाज थे यहां पे अप्लाई हुआ था। ठीक है, उसके अलावा पहले से जब्ती सिस्टम चल रहा था, वो कई जगह कंटिन्यू हुआ। फिर आप उसके बाद और भी सिस्टम देखोगे, गल्ला बख्शी, कटाई, बटाई, ये सब सिस्टम जो आपके पेरिफेरल एरियाज थे वहां पे चलते थे। ठीक है, ओके, समझ गए इस बात को। तो जब्ती सिस्टम शेर शाह सूरी का था मेजर वर्क, फिर अकबर ने उसको मॉडिफाई करके दहशाला सिस्टम करा, लेकिन जब्ती सिस्टम भी कई जगह कंटिन्यू रहा। ओके, दहशाला ये क्या था भाई? ये रेवेन्यू सिस्टम था जो कि राजा टोडरमल ने और अकबर ने साथ में मिलकर इंट्रोड्यूस करा था। मेजरली राजा टोडरमल ने इसको डिवाइस करा था। क्या था भाई? लास्ट 10 ईयर का एवरेज निकाला गया था, उससे फिर आपके फार्म्स का एवरेज प्रोड्यूस से आपके जो रेट्स थे वो तय करे गए थे। अलग अलग फार्म्स को अलग अलग क्वालिटी में चचर, पोलज, बंजर, इन सब में बांटा गया था। याद आ रहा है? मैं पढ़ाऊंगा, ये पढ़ाऊंगा आपको प्रीलिम्स के बाद एकदम फ्रेश, पूरी आपको मॉडर्न इंडिया की सीरीज लॉन्च करूंगा, मेडिवल इंडिया की लॉन्च करूंगा, एंशिएंट इंडिया की पूरा पढ़ाऊंगा इन डिटेल। ऐसा पढ़ा दूंगा कि ऑप्शन वाला बच्चा भी गलत नहीं करके आएगा, डेफिनेटली ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, ठीक। फिर आपको कारोरी, जब दहशरा सिस्टम आपके लॉन्च कर रहे थे, डिवाइस कर रहे थे, तो अकबर ने 1570s के आसपास एक एक्सपेरिमेंट लॉन्च करा। अकबर ने कहा प्रैक्टिकल टर्म्स पे भेजूंगा लोगों को, और जो आपके असेसमेंट है उसको ऑन ग्राउंड कराऊंगा। तो उस असेसमेंट को करने के लिए क्या प्रोडक्टिविटी है, क्या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है पिछले 10 साल का, कारोरीज को अपॉइंट करा गया था। ठीक है, ये ऑफिशियल्स थे, ऑफिसर अपॉइंटेड बाय अकबर टू एसेस रियल प्रोडक्टिविटी एंड एग्रीकल्चरल आउटपुट। ठीक है, इसी के दम पे दशहरा सिस्टम डिवाइस करा गया था, तभी इतना इंपॉर्टेंट और इतना कह लो कि कारगर सिस्टम बन पाया था वो। ठीक, फिर उसके बाद बटाई। बटाई क्या था भाई? रेवेन्यू कलेक्टेड द शेयर ऑफ एक्चुअल प्रोड्यूस। ठीक है, इजी। ठीक, फिर उसके बाद जुमला। जुमला कहते हैं टोटल नंबर ऑफ मनसबदार इन सर्विस। अभी बताया था ना मैंने कि मनसबदार से अपॉइंट करे जाते थे, तो टोटल नंबर ऑफ मनसबदार को जुमला बोलते थे। ठीक है, फिर तबीनन, टेम्परेरी और एडिशनल रैंक। कई बार क्या होता था, सारे मनसबदार को टेम्परेरी रैंक की, सारे नहीं सॉरी, किसी किसी मनसबदार या फिर जागीरदार को एडिशनल या फिर टेम्परेरी रैंक दे दिए थे कुछ समय के लिए। ठीक है, कि आपको अभी इस पीरियड ऑफ टाइम के लिए इतने सवार और मेंटेन करने हैं, आपकी सवार रैंक बढ़ा दी गई है। तो ऐसी पोस्टिंग को तबीनान कहा जाता था, जो कि टेम्परेरी और एडिशनल होती थी कुछ समय के लिए। ठीक है, ओके, फटाफट, देर तो नहीं लगा रहा हूं ना आपको, टाइम नहीं ले रहा हूं ना भाई। अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। हाँ, व्हाट वाज नसक? रेवेन्यू फिक्स्ड बेस्ड ऑन प्रीवियस पेमेंट्स और एस्टिमेशन विदाउट फ्रेश मेजरमेंट। अभी मैंने आपको बताया हर जगह दहशाला सिस्टम वाज नॉट यूनिफॉर्मली अप्लाइड। ठीक है, कई जगह ऐसा था जहां पे मेजरमेंट नहीं करा गया, जो पेरिफेरल एरियाज थे, दूर के एरियाज थे, वहीं पे यहाँ पे ना कारोरीज गए, ना ही अकबर के और स्टेट ऑफिशियल्स गए। वहां पर क्या था, एक्चुअल जो ग्राउंड लेवल पे जो कितना प्रोड्यूस है, कितनी प्रोडक्टिविटी है लास्ट 10 ईयर्स की, उसको मेजर नहीं करा गया, कोई फ्रेश मेजरमेंट नहीं हुआ। और जो प्रीवियस चला आ रहा था उसके बेसिस पे क्या कर दिया गया, उसके बेसिस पे उसके जो लैंड रेवेन्यूज कितने लिए जाएंगे वो तय कर दिए गए। ठीक है, ऐसे उसको क्या बोलते थे, रेवेन्यू को नसक बोलते थे। ओके, समझ गए आप? ठीक, गल्ला बख्शी, ये एक और मेथड था जो प्रिविलेंट था पेरिफेरल एरियाज में, दूर एरियाज में। क्या था? मेथड ऑफ शेयरिंग द ग्रेन प्रोड्यूस इंस्टेड ऑफ कैश, क्योंकि दहशाला सिस्टम में कैश वाज टेकन। ठीक है, कैश वाज टेकन। तो गल्ला बख्शी क्या था, जहां पे कैश की जगह शेयर क्रॉप्स को लेते थे। ठीक है, क्रॉप्स को शेयर लेते थे। उसके बाद जागीरदार, मैंने बताया जागीरदार क्या थे, जागीर लैंड हुआ करती थी जिनको किसी ऑफिशियल को ग्रांट में दिया जाता था। ठीक है, जिसको दिया जाता उसको जागीरदार बोला जाएगा। कई अलग अलग तरीके की होती थी, इनाम ग्रांट्स, इनाम जागीर जो आपको किसी इनाम के तौर पे दी जाती हैं। देयर आर मेनी, पढ़ेंगे उसको। ठीक है, डोंट वरी। ओके, जागीरदार कौन? जिसको जागीर मिली है स्टेट से। ठीक है, फिर उसके बाद अकदस फरमान। अब ये कहता है फरमान से याद रखना, ऐसा फरमान जो सेक्रेड इंपीरियल एडिक्ट है, जो एम्परर ने इशू करा है। जैसे कि आप अशोका के टाइम पे सेक्रेड इंपीरियल एडिक्ट्स, अशोका के एडिक्ट थे ना, जो अशोका इशू करता था, लिखवा जाता था रॉक पे। ऐसे अगर एम्परर ऐसा कोई सेक्रेड, होली, जो कि धार्मिक रूप से इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई एडिक्ट इशू कर रहा है, उसको अकदस फरमान बोलते थे। ठीक है, अब खिल्लत क्या है? खिल्लत है रोब ऑफ ऑनर गिवन एज अ मार्क ऑफ इंपीरियल फेवर। ठीक है, मतलब अगर स्टेट जो आपका मुगल एम्परर है या फिर मुगल कोर्ट है, वो अगर किसी को एक इंपीरियल ऑनर दे रहा है, ऑनर, रैंक ऑफ ऑनर, या फिर कह लो कि इस तरीके से रिस्पेक्ट दे रहा है, अवार्ड दे रहा है, उसको बोलते थे खिल्लत। ठीक है, तोशखाना। तोशखाना क्या है? रॉयल ट्रेजरी को तोशखाना बोलते थे। ओके, समझ में आ गया? मोर देन इनफ पढ़ा दिया है यहाँ पे, जितना पढ़ा दिया है बेहतरीन। आपको वहां से क्वेश्चन अगर बनना होगा तो बन जाएगा, अगर
मुगल इंडिया से क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू इंपॉर्टेंट टर्म्स, तो आप उसको क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चले अब देखो क्या बचा भाई, अब बचा सुलह कुल। सुलह कुल क्या था भाई, अकबरनामा में। अच्छा मुझे ये बताओ, एन ए अकबरी और अकबरनामा दोनों अबुल फजल ने लिखी, दोनों में फर्क क्या है? जो बताएगा उसको मैं, आप जो टॉपिक कहोगे उस टॉपिक वीडियो बना के लाऊंगा। जिसने सही जवाब दिया आपको मैं खुद पर्सनली रिप्लाई करूंगा, और आप जो टॉपिक बोलोगे कहीं से भी कैसा भी उस पर वीडियो लेकर आऊंगा स्पेशली आपके लिए, सही जिसने बताया। एन ए अकबरी और अकबरनामा में फर्क क्या है, दोनों अबुल फजल ने लिखे हैं। ठीक है, सुलेहुल क्या था, सुलेहुल अकबर की पॉलिसी थी, जिसको अकबरनामा में अबुल फजल ने बहुत डिटेल में बताया है। उसमें क्या बोला गया है, उसमें बोला गया है कि अकबर क्या चाहते थे, अकबर चाहते थे कि सुलह, जैसे हम बोलते हैं ना यार लड़ाई मत करो, सुलह कर लो, वहां से रख लो पीस। अकबर कहते थे कि आई प्रिफर पीस अमंग ऑल इरिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, क्रीड, सेक्स एंड जेंडर, सब लोग पीस से रहो, साथ मिलजुल के रहो। ये अकबर की रिलीजियस पॉलिसी जो थी, जो रिलीजियस पॉलिसी थी, उसके इंस्पिरेशन यहां से ही आती, कई जगह से आती है, सुलह कुल उसमें से एक रीजन है। ठीक है, समझ गए आप। मजहर क्या था भाई, मजहर एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जो अकबर ने इशू करा था ईयर 1579 में, जिसमें अकबर ने क्या खुद को द सुप्रीम इंटरप्रेटर ऑफ कुरान डिक्लेयर कर दिया था। मतलब सारे उलमा जो सारे धर्म गुरु थे उनसे बढ़ के अपने आप को बोल दिया था कि आई एम द सुप्रीम इंटरप्रेटर, आई एम द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ, माफ करना पानी पी लूं, आई एम द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ कुरान। ठीक है, अपने आप को रिलीजियस हेड डिक्लेयर कर दिया था। देख लीजिए, पढ़ लीजिए, मैं जरा किनारे हो रहा हूं, पानी पी ले रहा हूं। ठीक है, समझ गए। अच्छा, अब रुका क्या है भाई, कोई भी अगर इंपॉर्टेंट लेटर, ऑफिशियल लेटर जो कि डायरेक्ट एम्परर को एड्रेस किया जाता था, उसको रुका बोलते थे। ओके, ठीक है। फिर क्या, कबूलियत और पट्टा बहुत इंपॉर्टेंट है। कबूलियत और पट्टा ये समझिए, शेर शाह सूरी के टाइम से इसकी शुरुआत हुई थी। जब भी लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो था, चाहे वो शेर शाह सूरी का हो चाहे वो अकबर का हो, उसमें जब हम प्रोड्यूस, माफ करिएगा, उसमें जब हम पीजेंट्स से डील करते थे कि भाई तुम्हें इतना देना है और तुम्हें इस तारीख को देना है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस थी, वो जो बनाते थे उनको नोट डाउन करते थे, उनको नोट डाउन करते थे एक डॉक्यूमेंट में। ठीक है, कितना देना है, कब देना है, नहीं दोगे तो क्या होगा, सारी कंडीशंस जो थी वो नोट डाउन करते थे। उस पेपर को पट्टा बोलते थे, उस पेपर को पट्टा बोलते थे। इसमें स्टेट और जो पीजेंट है उसके बीच जो सारे कंडीशंस हैं लैंड रेवेन्यू को लेके, वो नोट डाउन करे जाएंगे। ठीक है, ठीक, ये तो नोट डाउन हो गया। अब एक और डॉक्यूमेंट होता था कबूलियत, मतलब तुमने कबूल करा है। उस डॉक्यूमेंट में वो एग्रीमेंट होता था दोनों के बीच, जिसमें पीजेंट साइन करता था कि हाँ मैं ये कंडीशन एक्सेप्ट करता हूं और मैं ऐसे ऐसे दूंगा। तो जो एग्रीमेंट होता था जिसको जो साइन करता था उसको कबूलियत बोलते थे। एग्रीमेंट साइंड बाय पीजेंट्स टू पे लैंड रेवेन्यू, दैट वाज कबूलियत। डॉक्यूमेंट आउटलाइनिंग द टर्म्स ऑफ लैंड लीज, ऊपर कर देता हूं इसको, लैंड लीज इंक्लूडिंग एरिया, रेंट एंड ऑब्लिगेशन। समझ गए आप, ये शेर शाह सूरी के टाइम पे स्टार्ट हुआ था और फिर ये अकबर ने भी इसको कंटिन्यू करा था अपने दशहरा सिस्टम में। समझ गए आप। अब थैंक यू हो गया भाई। अगली वीडियो में किससे मिलेंगे भाई, विजयनगर एम्पायर के सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स कर लेंगे, ऐसे फिर एंशिएंट इंडिया कर लेंगे, जैनिज्म, बुद्धिज्म, मौर्यन, गुप्ता, तोड़ तोड़ के, है ना, छोटे छोटे क्रिस्प वीडियोस। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।